स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कोई भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट है, एक्ट है, कानून है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसको जुडिशरी के सामने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया जा सकता है 3 ग्राउंड्स के ऊपर। और वो 3 ग्राउंड्स कौन से हैं? पहला, इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी एक्ट, कोई भी कानून, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको जुडिशरी के सामने चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा, इट इज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच इज फ्रेम्ड इट। उस कानून को जो अथॉरिटी लेकर आई है वो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है भी या नहीं, उस अथॉरिटी के पास में उस कानून को लाने की पावर है भी या नहीं, ये चेक किया जाएगा। अगर पावर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और तीसरा देखा जाएगा, इट इज रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। वो एक्ट, वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के विरोध में तो नहीं जाता है। इन 3 ग्राउंड्स पे किसी भी एक्ट को, कानून को, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जुडिशरी के सामने चैलेंज किया जा सकता है। कौन सी 3 चीजें? बेसिकली एक तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं करता है, दूसरा वो अथॉरिटी जो उसको लेकर आई है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के विरोध में तो नहीं जाता है। हमने आमतौर पे ये सुना है कि अमेरिकन जुडिशरी का जो स्कोप है वो हमारे इंडियन जुडिशरी के कंपैरिजन में वाइडर है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जब बात की जाती है तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस को चेक किया जाता है। कौन कौन से 3 क्वेश्चंस? पहला तो देखा जाता है वेदर देयर एग्जिस्ट अ लॉ दैट ऑथराइजेज द स्टेट टू डिप्राइव एन इंडिविजुअल ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी। पहला तो ये देखा जाएगा कि अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, उसको उसकी लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव किया जा रहा है, तो पहला तो ये चेक किया जाएगा कि कोई कानून ऐसा है क्या जिसके तहत ये किया जा सकता है। अगर कानून है तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, और वो दूसरा क्वेश्चन क्या है? वेदर द लेजिस्लेचर दैट इनेक्टेड द लॉ हैड कॉम्पिटेंस टू इनेक्ट सच अ लॉ। जिस लेजिस्लेचर ने, जिस अथॉरिटी ने उस लॉ को जिसके तहत किसी इंसान की लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव किया जा रहा है, उस लॉ को जिस लेजिस्लेचर ने इनेक्ट किया है, जिस अथॉरिटी ने उस लॉ को इनेक्ट किया है, वो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट थी भी या नहीं, उस अथॉरिटी के पास में उस लॉ को लाने की, बनाने की पावर थी भी या नहीं। अगर पावर थी तो फिर तीसरा क्वेश्चन चेक किया जाएगा, और तीसरा क्वेश्चन है वेदर द लेजिस्लेचर व्हाइल इनेक्टिंग द लॉ फॉलोड द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर अंडर द लॉ। जब उस लॉ को इनेक्ट किया गया तो लेजिस्लेचर ने जो कानून की किताब में प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है उसको फॉलो किया या नहीं किया। 3 सवाल पूछ रहे हैं अपन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में। एक तो क्या कोई कानून ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके तहत किसी इंसान की लाइफ और लिबर्टी को छीना जा रहा है? अगर करता है तो दूसरा चेक करो। दूसरा क्या है कि जिस कानून के तहत लाइफ और लिबर्टी को छीना जा रहा है, उस कानून को जो लेजिस्लेचर लेकर आया, जो अथॉरिटी लेकर आई, वो कॉम्पिटेंट थी भी या नहीं। और अगर थी तो तीसरा चेक करो कि उस लॉ को इनेक्ट करते टाइम पे कानून की किताब में जो प्रोसीजर दे रखा है उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया। सिर्फ इतना ही देखा जाएगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी एक कदम आगे चली जाती है। इन 3 चीजों को तो चेक करेगी ही करेगी, एक चीज और चेक करती है। एक चीज चेक करती है जुडिशरी, ये देखती है कि जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, जिस कानून के तहत किसी इंसान की लाइफ को, लिबर्टी को छीना जा रहा है, वो कानून फेयर है या नहीं, वो कानून जस्ट है या नहीं, वो कानून रीजनेबल है या नहीं। यहां प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कानून फेयर है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून रीजनेबल है या नहीं। ये 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इन 3 सवालों के अलावा ये भी देखा जाएगा कि वो कानून फेयर है या नहीं, कानून ठीक है या नहीं, कानून रीजनेबल है या नहीं। और इसलिए हम कहते हैं कि अमेरिकन जुडिशरी का जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में, वो इंडियन जुडिशरी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो क्रिटिक्स हैं वो अमेरिकन जुडिशरी को कभी कभी कहते हैं 3rd चेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब एक तरीके से तीसरा चेंबर है लेजिस्लेचर का। 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, और क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से 3rd चेंबर है। भाई जुडिशरी का काम कानून बनाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से जुडिशरी चेक कर रही है कि कानून ठीक है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे बड़ा यूनिक ब्लेंड है, हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा सा मिक्स है। जैसे हमारा जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट जैसा सुप्रीम नहीं है, और हमारी जो जुडिशरी है वो अमेरिकन जुडिशरी के जैसे पावरफुल नहीं है। हमारे यहाँ पे बड़ा यूनिक सा ब्लेंड है। हमारे यहाँ पे दोनों को, पार्लियामेंट को भी और जुडिशरी को भी, कुछ कुछ पावर्स दी गई हैं,
और दोनों को एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से बिठाया गया है कि चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करें। तो हमारे यहाँ पे बड़ा यूनिक ब्लेंड है और ये है स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हालांकि ये जो प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसके बारे में अपन ने पहले भी बात की हुई है, बहुत डिटेल में बात की हुई है। स्कोप की बात हुई, इसके बाद बात आती है जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में जुडिशियल रिव्यू का क्या सिनेरियो है। हालांकि अगर आपने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर उसके सारे सेशंस को बहुत ढंग से देखा है, डिटेल में देखा है, तो आपको ऑलरेडी ये सारी बातचीत बहुत ढंग से पता है, डिटेल में पता है, डेप्थ में पता है। आर्टिकल 21 की जब बात हुई तो इससे रिलेटेड सभी केसेस की बात हुई थी। आर्टिकल 31A, 31B, 31C की जब बातचीत हुई तो 9th शेड्यूल की बातचीत हुई थी। बेसिक स्ट्रक्चर वाले सेशन में 9th शेड्यूल के बारे में बातचीत हुई थी। अगर ये सेशंस आपने ढंग से देखे हुए हैं तो आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में 9th शेड्यूल के बारे में पता है, लेकिन 2-4 मिनट लगेंगे, एक बार रिवीजन के तौर पे दोबारा से देख लेते हैं। आर्टिकल 31B बेसिकली कहता है, आर्टिकल 31B सेव्स द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड और इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली आर्टिकल 31B ये कहता है कि अगर किसी एक्ट को, किसी रेगुलेशन को 9th शेड्यूल का हिस्सा बना दिया गया है तो उसको जुडिशरी के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये कह के कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। मतलब अगर कोई एक्ट 9th शेड्यूल में रख दिया गया है तो उसको जुडिशरी के सामने चैलेंज किया ही नहीं जा सकता, ये कहकर के वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। ब्लैंकेट इम्यूनिटी है। और ये जो आर्टिकल 31B है और 9th शेड्यूल है, इन दोनों को ही ऐड किया गया था बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी ऑलरेडी पता होगी, हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है। बेसिक कहानी ये थी कि जब आज़ादी मिली तो ज़मींदारी सिस्टम प्रेवलेंट था। बड़े बड़े ज़मींदार थे, हज़ार 1500 बीघा की ज़मीन के मालिक, और एक तरफ ऐसे किसान थे जो कि लैंडलेस थे, जिनके पास ज़मीन थी ही नहीं। और जब आज़ादी मिली तो हम वेलफेयर स्टेट बनाने की बात कर रहे थे, हम इक्वलिटी की बात कर रहे थे, हम पिछड़े लोगों को बराबर लाने की बात कर रहे थे। तो लैंड रिफॉर्म्स जरूरी थे, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी की ज़रूरत थी। लेकिन जब कभी भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अबॉलिशन ऑफ जमींदारी के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए कोई भी एक्ट लेकर आती थी तो ये बड़े बड़े जमींदार लोग जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटाते थे। बिकॉज उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था, राइट टू इक्वलिटी की हम बात करते ही हैं। अब जब ये बड़े बड़े जमींदार लोग जुडिशरी के सामने पहुंचते थे तो जुडिशरी इनकी बात सुनती थी, और बट ऑब्वियस सी बात है कि सरकार के अगेंस्ट में वर्डिक्ट जाता था। तो पंडित नेहरू की गवर्नमेंट बड़ी कश्मकश में थी कि यार वेलफेयर स्टेट भी बनाना है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट भी है, कैसे किया जाए। तो नेहरू गवर्नमेंट लेकर आई आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल, और ये कह दिया गया कि अगर 9th शेड्यूल में कोई भी एक्ट, कोई भी रेगुलेशन प्लेस कर दिया गया है तो उसको जुडिशरी के सामने ये कहकर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। हालांकि पंडित नेहरू की गवर्नमेंट जब इसको लेकर आई तो विचार अच्छा था, लेकिन आप सोच सकते हो कि अगर कोई गवर्नमेंट इसका मिसयूज करने पे आए तो कितना मिसयूज किया जा सकता है। और ये आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि जब इनिशियली 9th शेड्यूल लाया गया तो इसमें सिर्फ 13 एक्ट्स और रेगुलेशंस थे। आज की डेट में इसमें 282 एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं, और इस ब्लैंकेट इम्यूनिटी के अगेंस्ट में एक तरीके से लड़ाई शुरू हो गई। हमने शंकरी प्रसाद केस से लेकर केशवानंद भारती केस तक, आयर कोयलो केस तक सारी बातचीत बहुत डिटेल में की हुई है इन 3 सेशंस में। आज देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में जो एक इंपॉर्टेंट केस है, वो कौन सा है, केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन रख दी। कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी कोई भी अमेंडमेंट करेगा तो पार्लियामेंट ये ध्यान रखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो, डैमेज ना हो। और केशवानंद भारती केस में यह भी कहा गया कि दी 9th शेड्यूल इज ओपन टू चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह दिया गया कि 9th शेड्यूल को, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करने के ग्राउंड्स पर चैलेंज किया जा सकता है। मतलब यहां जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी गई थी 9th शेड्यूल को, उसको खत्म कर दिया गया केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आया 24 अप्रैल 1973 को, और कोर्ट ने बड़ा बैलेंस करते हुए चीज़ों को ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले तक जितने भी एक्ट्स, जितने भी रेगुलेशंस 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिए गए हैं, उनको इम्यूनिटी रहेगी, उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। और ये ठीक भी किया। 1951 से लेकर 1973 तक लगभग 22-23 साल में देश बहुत बदल गया, देश में बहुत सारी चीज़ें हो गई। अगर इन 22-23 साल के कामकाज को पूरी तरीके से अंडू किया जाए, ख़त्म किया जाए,
तो बड़ी दिक्कत होती, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी, सोशल तौर पे भी ये बड़ी समस्या हो जाती। तो ऐसे में कोर्ट ने ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले तक जितने भी एक्ट, जितने भी रेगुलेशंस 9 शेड्यूल में रख दिए गए हैं वो इम्यून है, उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जितने भी एक्ट्स, जितने भी रेगुलेशंस 9th शेड्यूल में रखे जाएंगे उनको चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। और ये अपने को पता ही है कि जब जुडिशरी से पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो जुडिशरी ने बोला कि अभी फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखो, आगे जैसे जैसे हमारे पास केसेस आते जाएंगे हम बताते जाएंगे कि कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कौन सी नहीं है। और ये जो बात है इसको दोबारा से रीअफर्म किया गया, वामन राव केस 1980 में आया, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट वेरियस एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973, वो डेट जब केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आया, आर वैलिड इफ दे डू नॉट डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी एक्ट, जो भी रेगुलेशंस 9 शेड्यूल में प्लेस किए जा रहे हैं वो वैलिड सिर्फ तब हैं जब वो बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर रहे हैं। और इसको फिर से रीअफर्म किया गया IR कोहेलो केस में, स्टेट ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था, 2007 का केस है। IR कोहेलो केस में फिर से ये कहा गया कि 9th शेड्यूल को कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है जो यहाँ पे दी गई थी कि भैया कुछ भी रख दो, उसको चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। ये फिर से कहा कोर्ट ने IR कोहेलो केस में कि ऐसी कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है। हाँ, जो चीज़ें, जो अमेंडमेंट्स 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस के वर्डिक्ट की डेट से पहले रखी गई हैं 9 शेड्यूल में, वो इम्यून है, उनको इम्यूनिटी है। लेकिन जो भी चीज़ें 24 अप्रैल 1973 के बाद रखी गई हैं, दे आर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटिनी, उनको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 15, 19, 21 एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर कोई भी अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1973 के बाद 9 शेड्यूल में रखा गया है और वो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 को वायलेट करता है या बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। मतलब आज की डेट में 9 शेड्यूल में जो भी चीज़ें रखी जा रही हैं उनको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। IR कोहेलो केस में बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत रखी, बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करी कि ये चीज़ें कैसे कैसे चल रही हैं। जैसे कोर्ट ने कहा, इफ़ अ लॉ वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर कोई लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स के किसी आर्टिकल को अमेंड करने की बात कर रहा है या 9th शेड्यूल में इंसर्ट कर दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल आइडिया ये है कि अगर कोई भी लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उसको कोर्ट्स इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, उसको कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। और ये भी कहा गया कि 9th शेड्यूल में रखे हुए लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना है तो एक प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। और वो प्रिंसिपल कौन सा है? डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड इफेक्ट टेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं राइट्स टेस्ट। और राइट्स टेस्ट में बेसिकली ये देखा जाता है कि अमेंडमेंट का फॉर्म क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्म ऑफ एन अमेंडमेंट इज नॉट द रेलेवेंट फैक्टर। अमेंडमेंट के फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि उस अमेंडमेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या है, उस अमेंडमेंट का इफेक्ट क्या है, उस अमेंडमेंट का इंपैक्ट क्या है। जो कॉन्सिक्वेंस है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, फॉर्म ऑफ द अमेंडमेंट रेलेवेंट नहीं है। इसको बोलते हैं अपन राइट्स टेस्ट। दूसरा, IR कोहेलो केस में ये बोला गया, द वैलिडिटी ऑफ ईच न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू बी जज्ड ऑन इट्स ओन मेरिट। जो भी नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाएगा उसको अपने अलग इंडिविजुअल मेरिट पे चेक किया जाएगा, उस पे अलग से ये जो राइट्स टेस्ट है उस पे अलग से ये डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड इफेक्ट टेस्ट है उसको अप्लाई किया जाएगा और देखा जाएगा कि उसके मेरिट्स क्या हैं और उन मेरिट्स डीमेरिट्स के बेसिस पे उसको जज किया जाएगा। तीसरा, ये कहा गया, ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेड ऑन एंड आफ्टर 24 अप्रैल 1973 by which the 9th schedule is amended by inclusion of various laws therein shall have to be tested on the touchstone of the basic or essential features of the constitution as reflected in article 21, article 14 and article 19 and the principles underlying them। ये अपन ने बात करी ली। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज को 9th शेड्यूल का हिस्सा बनाया जाएगा उनको चेक किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो आर्टिकल 21 को वायलेट तो नहीं करते हैं, वो आर्टिकल 14 को वायलेट तो नहीं करते हैं, वो आर्टिकल 19 को वायलेट तो नहीं करते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं करते हैं। अगर करते हैं
तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आयर कोयलो केस ने कहा इफ द इन्फ्रैक्शन अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, लॉ है, कानून है, वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है तो ऐसे किसी भी लॉ और लॉज विल नॉट गेट द प्रोटेक्शन ऑफ द 9th शेड्यूल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको 9th शेड्यूल का हिस्सा बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई भी लॉ, कोई भी कानून बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी, इनवैलिड डिक्लेयर करेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो 9th शेड्यूल का हिस्सा है या नहीं है। और फिर ये भी कहा गया कि जुडिशरी ये चेक करते टाइम पे ये देखेगी दैट द ट्राइंगल ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, और ये अपने को पता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, इसको गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं अपन। जुडिशरी देखेगी कि कहीं वो लॉ, कहीं वो एक्ट, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 को वायलेट तो नहीं करता है। और ये चेक करते टाइम जुडिशरी दो प्रिंसिपल्स पे काम करेगी, दो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगी। एक तो एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट और दूसरा राइट्स टेस्ट, और ये दोनों अलग अलग हैं। राइट्स टेस्ट अभी अपन बात करके आए कि अमेंडमेंट का फॉर्म क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उस अमेंडमेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, वो रेलेवेंट है। और एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट बेसिकली कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि असेंशियल हैं, जिनको किसी भी सूरत में छीना नहीं जा सकता। एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए वो फंडामेंटल राइट्स असेंशियल हैं। इसको बोलते हैं एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट। बेसिकली एक केस दे रखा है, नागराज केस। अब नागराज केस में रिजर्वेशन ड्यूरिंग प्रमोशन की बातचीत की गई थी, हमने पढ़ा हुआ है। जब राइट्स टेस्ट अप्लाई किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि भाई फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट से फर्क नहीं पड़ता, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है वो देखो। अब जब रिजर्वेशन की बात आएगी, प्रमोशन के दौरान रिजर्वेशन की बात आएगी, तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं ये तो इक्वालिटी का वायलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका इम्पैक्ट देखो, उसका कॉन्सिक्वेंस देखो। जो SC ST है, जो पिछड़ा हुआ समुदाय है, उसको बराबर लेकर आना है हमें। तो वहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि फॉर्म ऑफ द अमेंडमेंट क्या है, वहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या है। वहाँ पे लगाओ राइट्स टेस्ट को। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल राइट ऐसा है जो कि असेंशियल है, तो वहाँ पे यूज़ करो एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट को। और फाइनली IR कोयलो केस में कहा गया कि इफ़ द वैलिडिटी ऑफ एनी 9th शेड्यूल लॉ हैज़ ऑलरेडी बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट, it would not be open to challenge such law again on the principles declared by this judgment। ये कहा जा रहा है कि अगर 9th शेड्यूल के किसी लॉ को कोर्ट ने ऑलरेडी अपहेल्ड कर दिया है, उसको ऑलरेडी ठीक ठहरा दिया है, तो उसको बार बार चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट किया गया, कोई चेंज किया गया, तो फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर ज्यों का त्यों है और कोर्ट ने उसको पहले ही अपहेल्ड कर दिया है, तो उसको बार बार कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं, और बहुत इजीली समझ में भी नहीं आएंगे ये पांचों पॉइंट्स। एक बार किताब को फिर से पढ़ो, सेशंस को दोबारा से देखो, और चीज़ें बहुत इजी समझ में आएंगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। पहली बार सुनते हैं तो लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके साथ जुडिशियल रिव्यू की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।